एवरीवन, वेलकम बैक टू अडा 24/7 9th एंड 10th में हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और बहुत दिनों से इंतजार था जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्टिविटीज़। बेटा जी प्यारे बच्चों जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, इससे सवाल आ सकता है और डेफिनेटली इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए भी हुए हैं। ठीक है, बस क्या है कि नाम सीता गीता राजेश वाजेश कर देता है और पता चला एक्टिविटी से सवाल उठाया रहता है। तो हम लोगों के पास 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर में आर एनवायरनमेंट और आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से लल्ला पूरी एक्टिविटीज आने वाली हैं। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से 9.1 और 9.2 है, सिर्फ 2 एक्टिविटी है। तो मैंने ये सोचा है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक अलग वीडियो बना देती हूँ और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला और आर एनवायरनमेंट का एक इकट्ठा बना देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 2 वीडियो में आपको सारी एक्टिविटी मिल जाएंगी। फिर क्या गुजारिश है बताना, क्या डिमांड है, वो अपन पूरी करेंगे। और साथ ही साथ इसके जस्ट बाद आपको टेस्ट पेपर का लिंक मिल जाएगा नीचे। टेस्ट पेपर जो है वो आपको देखना है, डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करके उसके आंसर्स लिख के रखने हैं। टेस्ट पेपर की डिजाइनिंग मैंने ऐसे की है जैसे टर्म 2 में सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बस उसकी जगह पे मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन डाल दिए हैं। सारे सॉल्व करना है, उसके बाद उसको हम लाइव डिस्कशन से जो है सॉल्व करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलो शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी। एनसीईआरटी एक्टिविटी में करीब 7-8 एक्टिविटीज हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 8.1। क्लियर है? क्या कहती है हमारी एक्टिविटी? मुझे ना 10th की एक्टिविटी सॉल्व करवाना बड़ा मजा आता है और इससे सवाल भी आते हैं। ओके, तो पहली एक्टिविटी लल्ला हमारी ये कह रही है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रही है पहली एक्टिविटी? ओके, डिजॉल्व अबाउट द 10 ग्राम ऑफ शुगर इन द 100 ml ऑफ वाटर। शरबत बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 ग्राम शुगर को 100 ml पानी में डिजॉल्व करिए। उसके बाद 20 ml इसका निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें इसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिए। उसके बाद इसमें ईस्ट के ग्रेन्यूल्स डालिए। ईस्ट के ग्रेन्यूल आपको कहाँ मिल जाएंगे? बाजार में मिल जाएंगे। बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ईस्ट यूज़ किया जाता है, तो ड्राई फॉर्म में, स्पोर्ट्स फॉर्म में आपको आसानी से बाजार में ईस्ट के ग्रेन्यूल मिल जाते हैं, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के माउथ पे एक कॉटन प्लग घुसा दीजिए और उसे एक वार्म एनवायरनमेंट में रखिए। क्लियर है? ईस्ट है तो डेफिनेटली आपको कितने बार पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा के जो है तो बिल्कुल जीवन ऐसी की तैसी हो चुकी है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी फंगस को ग्रो करवा रहे हैं या फंगस अपने आप ग्रो हो रहा है, तो हमेशा एक वार्म एनवायरनमेंट में ही ग्रो होगा। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो होता है, मॉइस्ट कंडीशन और वार्म एनवायरनमेंट इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द फंगस फॉर द ग्रोथ। तो पहले शरबत बना लीजिए, उसमें ईस्ट डाल दीजिए, उसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट में और वार्म एनवायरनमेंट में मेनली रख दीजिए। ठीक है, 1-2 घंटे तक रखने दीजिए और उसके बाद जो है उससे एक ड्रॉप जो है निकाल लीजिए, अपना सॉल्यूशन जो आपने बना रखा है। उसके बाद उसको एक किस में लगाइए? एक पेट्री प्लेट में लगा के देखिए। ये एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में कराया गया होगा। अगर कराया गया है लल्ला तो प्लीज़ मुझे बताना ये बना के। ठीक है, और अगर नहीं कराया गया है तो बताना ये बना के। क्लियर है? तो कराया गया है तो शिप्रा मैम ऐसे बनाएंगे, नहीं कराया गया है तो ऐसे करिएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सोल्यूशन आपने बनाया है उसको कैसे लेना है? आपको आपके इसमें स्लाइड में लेना है। उसके बाद उसमें कवर स्लिप लगा लेना है। कवर स्लिप क्यों लगाना है? क्योंकि हम कवर स्लिप लगाते हैं जब भी हमको 100x पे देखना होता है किसी चीज़ को, 100 से ज़्यादा x पे देखना होता है तो या 1000x पे देखना होता है, तब हम जो है कवर स्लिप लगाते हैं जब हमको मैग्नीफिकेशन और अच्छा चाहिए होता है। तो कवर स्लिप से मैग्नीफिकेशन 1 नंबर मिल जाता है। क्लियर है? और उसके बाद अब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ठीक है, क्या क्या मटेरियल चाहिए हमको? मटेरियल हमको चाहिए कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब, शुगर, कॉटन प्लग, वाटर, ठीक है, ईस्ट पाउडर, स्लाइड, कवर स्लिप और माइक्रोस्कोप। इतना सामान चाहिए आपको। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि जब हमने ध्यान से एवरीबॉडी, जब हमने इस स्लाइड के अंदर, आई होप दिस रेड कलर इज विजिबल टू यू, जब हमने इस एक ड्रॉप डाला हमने भैया, ये ड्रॉप जो है ये हमने किसकी डाली? ये ड्रॉप हमने ईस्ट सोल्यूशन की डाली है। ठीक है, इसमें शक्कर है और इसमें ईस्ट डाल रखा है और उसके बाद इसको फैला दीजिए इस कलर टाइप का। ठीक है, ये इस ड्रॉप डाल के बढ़िया से इसको फैला दीजिए। ठीक है, उसके बाद लल्ला इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग? इसके बाद मैम इसके ऊपर लगा देंगे हम कवर स्लिप। ठीक है, ये लगा दिया आपने कवर स्लिप। कवर स्लिप लगाने के बाद इससे इसको आप क्या, कवर स्लाइप लिख दिया देखो मैंने। ठीक है, इसके बाद कवर स्लिप लगा और हम फिर करेंगे बेटा जी उसके बाद हम करेंगे बेटा जी ऑब्जर्वेशन। क्लियर?
क्या करना है हमको, ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन करोगे तो भैया माइक्रोस्कोप के नीचे लगाओ, माइक्रोस्कोप का जो लेंस है वो स्लाइड के ऊपर चिपका दो और फिर देखो क्या दिख रहा है। तुम्हें क्या दिखेगा वो अब आपको आपका जो कंक्लूजन है। देखो प्रोसीजर क्या है, सेम प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, सेम ये प्रोसीजर वही है। पहले घोलो, फिर 1-2 घंटे के लिए रख दो, फिर उसके बाद एक ड्रॉप लो, फैलाओ स्लाइड पे, उसके ऊपर कवर स्लिप लगाओ, माइक्रोस्कोप के नीचे लगाओ, चिपका देना लेंस से, उसके बाद आँख से देखो। ठीक है, क्या दिखेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ऑब्जर्वेशन, जब आपने वार्म एनवायरनमेंट में रखा और आपने उससे टेस्ट ट्यूब को किससे पैक कर दिया लला, कॉटन से। ठीक है, जब आपने कॉटन से उसको पैक कर दिया तो उसमें एयर तो जा नहीं रही है। वार्म एनवायरनमेंट में रखा तो थोड़ा सा वो गर्म हो गया। ठीक, अब आप बताइए, जब आप लोगों ने टर्म 1 में थोड़ा सा अपन बात करेंगे, टर्म 1 में लेके चलती हूँ मैं आपको। जब अपन लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिना एयर के रेस्पायर करते हैं और उनमें से ईस्ट भी एक है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस जो बिना एयर के अपना रिप्रोडक्शन, अपने नंबर बढ़ाता है। कॉटन प्लग लगा देने से उसमें किसी भी प्रकार की एयर का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, पर क्योंकि हमने अंदर ग्लूकोज दे रखा है, हमने शुगर सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, तो इस शुगर को यूज़ कर करके उसे फर्मेंट कर करके अपना नंबर बढ़ाता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एनारोबिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? सो अंडर द एनारोबिक कंडीशन ईस्ट रिप्रोड्यूस करता जाता है और जिस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है ईस्ट, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसे हम कहते हैं बडिंग। तो कॉटन प्लग लगाना है, क्यों है? क्योंकि एयर नहीं जाना है, फंगस अच्छे से ग्रो हो पाएगा। ईस्ट जो है वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो हो रहा है, बडिंग से ग्रो हो रहा है, वार्म टेम्परेचर पे ग्रो हो रहा है और बढ़िया सा क्या नाम से शुगर सोल्यूशन के अंदर ग्रो हो रहा है। जब आप ग्रो होगा तो लुक एट दिस, ठीक है, ये देखो बर्ड बन रहे हैं। हर जगह आपको बर्ड बनते हुए, एक फंगस के ऊपर दूसरा फंगस इस तरीके से बर्ड बनते हुए दिख रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड एज बर्डिंग। ये स्लाइड है, आपको ऐसे फंगस जो है चेन के फॉर्म में दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे की स्लाइड है, आपको एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। आपको लगेगा ऐसा देखो, ऐसे बर्ड हो रहा है, यहाँ से बर्ड निकल रहा है, यहाँ से बर्ड निकल रहा है, इसके ऊपर से बर्ड निकल रहा है, यहाँ से बर्ड निकल रहा है, यहाँ से बर्ड निकल रहा है, इसके ऊपर ऐसे निकल गया, इसके ऊपर ऐसा निकल गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको दिखेगा। किस शेप का दिखेगा? ओवल शेप का। देखो सारे ओवल दिख रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल दिख रहे हैं और ये हमेशा बर्डिंग स्टेज में ऐसा बर्ड निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये आप अगर मैं पूछूं कि क्या कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का, क्या हमारा क्यों मगजमारी हम इतनी कर रहे हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट से माइक्रोस्कोप के नीचे ये देखना चाहते हैं। 2 चीज़ें आप इसमें देखेंगे। पहली बात ये कि ईस्ट का शेप ओवल टाइप का होता है, ये दिखेगा, और दूसरा आपको ये दिखेगा कि ईस्ट जो है वो बडिंग से अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको ये प्रूव करता है कि ईस्ट का रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है। ईस्ट एक ऐसा यूनिसेलुलर फंगस है जो शुगर को यूटिलाइज करके रिप्रोड्यूस करता है बाय द बडिंग। तो ये होता है कंक्लूजन। तो ये हुआ कंक्लूजन कि ईस्ट जो है वो बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है। बस, बहुत ही आसान सी एक्टिविटी थी। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी 8.2 में। बहुत ही लल्लू सी एक्टिविटी थी यार, बहुत ही लल्लू सी एक्टिविटी थी। क्लियर है? समझ में आई बात? इस पूरे एक्सपेरिमेंट में तुमने क्या सीखा? कॉटन प्लग लगाने से एयर नहीं जा रही है, जिससे आपका ईस्ट एनारोबिक फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन का, एनारोबिक फर्मेंटेशन करता है, ठीक है, फर्मेंटेशन कर रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, बिना एयर के अपना नंबर बढ़ा रहा है, ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रहा है। शुगर इज अ ग्लूकोज, ठीक है, शुगर इज अ टाइप ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि भाई शुगर के अंदर जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनेगा। सो ग्लूकोज होता है जिसको यूटिलाइज करके जो है फर्मेंट करे जा रहा है ईस्ट, और अपना नंबर भाई न्यूट्रिशन यूज करेगा तो अपना नंबर बढ़ाएगा। तो बडिंग के माध्यम से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो आप वही शुगर सोल्यूशन जिसमें रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, बडिंग कर रहे हैं ईस्ट, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको वो बड करते हुए लिविंग ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? एकदम जिंदा दिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8.2। क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, कीप इन अ कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन, मॉइस्ट, डार्क, कूल। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है वो ध्यान से। अब बेटा ये याद रखना कि जहाँ पर भी हम मॉइस्ट की बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ को अगर आप गीला रख देंगे तो उसमें एक ही चीज़ की ग्रोथ होगी लल्ला, वो याद रखना कि वो है फंगस। क्लियर है? फंगस। क्लियर? कभी भी कोई डार्क जगह पे, मॉइस्ट जगह पे, थोड़ा सा वार्म ह्यूमिड कंडीशन में रखने से
आप करोगे ये एक्सपेरिमेंट तो आपको फंगस की ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ अ स्लाइड विद मैग्नीफाई ग्लास। तो आपने एक ब्रेड को गीला किया और एक डार्क प्लेस पे रख दिया, ठीक, और उसके बाद थोड़े दिन तक उसको छोड़ दिया, और उसके बाद हमको क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास से, आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते ना, टड़ा टड़ा टड़ा, उसके बाद इसको देखना है, ठीक है, और हर दिन आपको उस मैग्नीफाई ग्लास से उस ब्रेड के स्लाइस को देखना है, ठीक है। आइए, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है हमारा कि उसके ऊपर जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई that which type of organism is going to grow into the slice of bread, ठीक है। we are going to observe this by the magnifying glass, ठीक है। क्या क्या चाहिए, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास, वाटर और बैटरी डिश चाहिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक। नाउ आगे बात करते हैं, प्रोसीजर वही सेम टू सेम है, ठीक। आफ्टर 1 to 2 days, हर मतलब पहले एक दिन ऐसा नहीं तुरंत जाके गीला क्यों क्या रहा है, ऐसा नहीं, 1-2 दिन तक उसको रख दो, ठीक है, बढ़िया फंगस थोड़ा ग्रो तो होने दो, उसके बाद देखना, और 1 हफ्ते तक जो है अपना एक टेबल बना लेना है, और उसके बाद उस पर अपनी ग्रोथ को देखना है क्या हुआ, ठीक। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि आई डोंट नो, शायद तक ये किसी सैम्पल पेपर में मैंने देखा है कि राजेश, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कराया भी आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, नहीं देखा है जाके सेशन लगा के आओ, ठीक है। सो मैंने ये देखा उसमें कि राजेश के पास एक ब्रेड थी, राजेश के ब्रेड के ऊपर एक काले कलर का ग्रोथ उसको दिखा, फिर उसने देखा तो वो क्या था, तो आपको बताना था कि वो राइजोपस है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, स्पोर्स है, ठीक है। सपोर्टिव स्ट्रक्चर क्या, ये पूछा गया था, वो था माइसीलियम हाइफी। तो ये स्ट्रक्चर, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक्टिविटी लल्ला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 हफ्ते बाद हमने देखा कि उसके ऊपर कुछ ऐसे वाइट कलर का कॉटनी, ऐसा लगता है रुई टाइप की ग्रोथ उसके ऊपर है, ठीक है। ग्रेजुअल मास मतलब ऐसे रुई टाइप का कलेक्टेड था, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ ब्लैक से डॉट भी थे, ठीक है। तो वाइट कलर का फजी मतलब ऐसे रुई टाइप का था, उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट भी थे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब हमने आपके ब्रेड को गीला किया, लिसन एवरीबॉडी, जब हमने आपकी ब्रेड को गीला किया और उसे किसी एक प्लेस पे रख दिया, तो इस पूरे एनवायरनमेंट में राइजोपस के स्पोर्स उड़ रहे हैं। ये स्पोर्स जो हैं ये तुरंत जाके ब्रेड की स्लाइस पे सेटल हो गए, और ब्रेड की स्लाइस में क्या प्रेजेंट होता है, भर भर के ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। उसको खाने के लिए ये स्पोर्स उस पर जर्मिनेट हुए, स्पोर्स जर्मिनेट होकर, राइजोपस का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है स्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है। और उस पर स्पोर जर्मिनेट हुए, नए स्पोर्स और बने, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। याद होगा आप लोगों को क्या पढ़ाया था मैंने बच्चों, पढ़ाया था आपको मैंने कि मान लीजिए कि ये एक स्पोर है, ठीक है। सपोज दैट दिस इज अ स्पोर, ये स्पोर जर्मिनेट हुआ, दिस स्पोर गेट जर्मिनेटेड, और इसने एक राउंड स्ट्रक्चर बनाया। ये एक स्पोर है, ये भी जर्मिनेट हुआ और इसने भी एक राउंड स्ट्रक्चर बनाया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इस स्पोर का न्यूक्लियस यहाँ है, स्पोर का न्यूक्लियस यहाँ है, इस न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बने, यहाँ पर भी बहुत सारे न्यूक्लियस बने। इन न्यूक्लियस ने अपने चारों तरफ बेटा जी सेल मेम्ब्रेन बनाई, और धीरे से ये पूरे एक वेल डेवलप्ड स्पोर्स में कन्वर्ट हो गए। ये आप लोगों को याद होगा, हम लोग कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। कोई गुंडा कान नहीं हिलाएगा, मैम ये तो हमको बताया ही नहीं, हमसे होता ही नहीं है, कोई गुंडा कान नहीं हिलाएगा इस बारे में, है ना, ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। नाउ अब याद होगा आपको बेटा कि ये वाला स्ट्रक्चर, इससे एक छोटे से ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये जो है जिसके अंदर सारे स्पोर्स हैं, इनको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं बेटा जी, इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। ये जो है ये है स्पोर्स, ठीक है, ये है स्पोर्स, ठीक है। और ये जो डंडा होता है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर। तो स्पोरेंजिया जिसके नीचे ऊपर लगा होता है उसको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दिस नेट, ठीक है, ये है आपके हाइफी, ये क्या है आपके हाइफी। क्लियर है। सो आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा कि जब बहुत सारे स्पोर्स एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे ही ब्रेड का स्लाइस गिरा, ब्रेड में क्या होता है, मैदा होता है, मैदा क्या होता है, ग्लूकोज होता है उसमें।
वैसे ही तुरंत स्पोर आए, स्पोर जर्मिनेट हुए, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर खूब सारे स्पोर बने, फिर वो सैक फट गया, बहुत सारे और स्पोर उस पर ग्रो हो गए। जब राइजोपस का नंबर बहुत ज़्यादा, दिस इज द ब्रेड मोल्ड राइजोपस, जब राइजोपस का नंबर बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है तो वाइट कलर का दिखने लगता है और थोड़ा सा डॉट डॉट ब्लैक आ जाते हैं। ये हमको ये बताता है कि भैया इसमें ग्रो हो गया है राइजोपस। क्लियर है? तो बेसिकली स्पोर्स ऑफ फंगस, एक्चुअली स्पोर्स ऑफ फंगाई आर अ सोर्स ऑफ फूड, ऐसा नहीं, ठीक है। देखो स्पोर्स जो हैं उनके लिए फूड सोर्स है आपका मैदे का ग्लूकोज, ठीक है, और उसी के ऊपर वो ग्रो हो रहे हैं। राइजोपस एक बहुत ही कॉमन प्रकार का फंगस होता है जो कि वाइट टाइप के कॉटनी मास के रूप में अपीयर होता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा, लुक एट दिस, ये आपको नेट दिख रहा है पूरा, ये नेट को हम कहते हैं माइसीलियम। क्या कहते हैं? माइसीलियम। क्लियर है? तो हाइफी के माध्यम से एक स्पोरेंजियोफोर अटैच रहता है, बहुत सारे स्पोरेंजियम बने हुए हैं, सारे स्पोरेंजियम का जो नेट है, समझे बात को क्या बोल रही हूँ मैं? लुक एट दिस, ठीक है, ये मान लो एक हाइफी है, ये मान लो दूसरा हाइफी है, ऐसे बहुत सारे हाइफी जब आपस में मिल जाते हैं तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं माइसीलियम। क्लियर है? समझ में आई बात? हाइफी इज द स्ट्रक्चर जिससे फंगस अटैच करता है, ठीक है, फंगस को वो सपोर्ट करता है। जब बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं तो नेट ऑफ द हाइफी इज कॉल्ड एज माइसीलियम। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें कौन सा है? स्पोर है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आपके राइजोपस की ग्रोथ हो जाती है तो ब्लैक कलर का आपको ऊपर से उस कॉटन के ऊपर दिखने लगता है, ठीक है, ओके। एंड दी स्पोर्स जो है कंटिन्यूसली ये स्पोर्स गिरते रहते हैं स्पोरेंजियम के फटने से और ये स्पोर्स हवा में भी आ जाते हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से का कंक्लूजन क्या है? इस पूरे एक्सपेरिमेंट का बेटा जी इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है? इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन मैम सिर्फ इतना है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर राइजोपस नाम की फंगस की ग्रोथ हुई। सो ये अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सो दिस इज द स्पोरेंजियोफोर, ठीक है, दिस इज द स्पोरेंजियम, ये फिर एक और स्पोरेंजियोफोर और फिर ये एक स्पोरेंजियम, फिर ये एक और स्पोरेंजियोफोर और ये एक स्पोरेंजियम, ठीक। फिर यहाँ से ध्यान से देखते जाना बेटा, है ना, सब समझ में आएगा। यहाँ से एक आया तो यहाँ पर भी एक वो बन गया, ठीक। इस तरीके से देखो कितने सारे नेट टाइप के बनते जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। ये देखो बन गया, क्लियर। तो अब ये जो डंडे आपको दिख रहे हैं, डंडाउस, ठीक है, ये होता है हाइफा। ये क्या होता है बच्चों जी? हाइफा। ये नेट ऑफ द हाइफी, ये देखो ये है स्पोरेंजियम, गोल गोल अंडा, इसके अंदर स्पोर, ये डंडा स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियम सैक, अरे ये है ना स्पोरेंजियम हो गया, सैक आपका, ध्यान से सुनना क्या ऑब्जेक्टिव है इसका हमारा, ये है स्पोरेंजियम जिसके अंदर बन रहे हैं स्पोर, फट गया तो स्पोर बाहर निकल गए, ये डंडा है जिससे स्पोरेंजियम जुड़ा होता है, और ये हाइफी है, हाइफी जिससे हर स्पोरेंजियम अटैच होता है, ये हाइफी। जब बहुत सारे हाइफी, लिसन टू मी, जब बहुत सारे हाइफी ऐसे ऐसे हर जगह से आते रहेंगे, ये तो इनको हम कहते हैं माइसीलियम। और ये माइसीलियम फिर क्या करता है, पूरा जाल बना लेगा और न्यूट्रिशन खींच खींच के इस स्पोरेंजियम को देता रहेगा, ले मुन्ना खा तू और डेवलप हो, तू और स्पोर्स बना। क्लियर है? तो नेट पूरा फैला रहता है उस मैदे के ऊपर, न्यूट्रिशन खींचता जाता है। तो व्हाट इज अ हाइफी? हाइफी इज द स्ट्रक्चर जिससे आपका पूरा स्ट्रक्चर फंगस का अटैच है, और बहुत सारे जब हाइफी मिलते हैं तो नेट बन जाता है जिसको माइसीलियम कहते हैं, और ये माइसीलियम से हम न्यूट्रिशन खींचते हैं। क्लियर है? तो आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ब्लैक कलर स्पोरेंजिया हैविंग टाइनी स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजियम एंड कैरिड टू द डिस्टेंस बाय द विंड। क्लियर है? क्या कंक्लूजन निकला? इससे हम ये बताना चाहते हैं कि ब्रेड जो है उसके ऊपर जो ग्रोथ होती है सड़ने के बाद, वो एक्चुअली एक फंगस की होती है जो कि राइजोपस की है। राइजोपस एक कॉटनी ग्रोथ ब्रेड के ऊपर देता है, कुछ समय के बाद इसमें डॉट डॉट काले कलर के जो है धब्बे दिखाई देते हैं, और ये बताते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया है फंगस का नंबर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर राइजोपस का स्पोर्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर? मैंने बताओ यहाँ पे स्पोर प्रोडक्शन भी बता दिया। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट एक्टिविटी। ईस्ट हो गया, राइजोपस हो गया, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 8.3 की। चलो पढ़ा रही है, आ जाओ। ओके, अब एक परमानेंट स्लाइड आपको अमीबा की देखनी है।
परमानेंट स्लाइड और ईस्ट वाली स्लाइड में आप क्या अंतर देखें? जब पहली बार आपने ईस्ट वाली स्लाइड बनाई, ला 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 ला, ला मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, जब तुमने ईस्ट वाली स्लाइड बनाई थी तब वहां पे परमानेंट शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। आपने क्या किया, एक ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन लिया जिसको तुमने एनारोबिक फर्मेंटेशन क्यों बोलती हूँ यार, फर्मेंटेशन करके रखा हुआ था, उसको बस तुमने स्लाइड में लगाया, माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया। व्हेनेवर वी टॉक्ड अबाउट किसका, परमानेंट स्लाइड, परमानेंट स्लाइड्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि उनको हम मतलब फिक्स कर देते हैं, मतलब उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, फिक्स कर दिया उसको, वो स्ट्रक्चर आपको जीवन भर दिखेगा। क्लियर है? तो परमानेंट स्लाइड्स लैब में क्यों बनाई जाती हैं? परमानेंट स्लाइड्स लैब में इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम जीवन भर 10 साल बाद भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें एक परमानेंट स्लाइड जो है वो बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर हमें अमीबा देखना है। क्या मैडम उस स्लाइड के अंदर डालेंगे? आप कोई गंदा पानी डाल सकते हैं, पानी पूरी का गंदा पानी जो है, तो जैसे जिनके बड़े बड़े नाखून होते हैं पानी पूरी वाले, जैसे आलू गूंदते हैं उनका, उस पानी पूरी का पानी ले सकते हैं, उसमें बहुत सारे अमीबा होते हैं, ठीक है। और एक दूसरी स्लाइड लेनी है जिसमें आपको उसका बाइनरी फिजन देखना है। तो 2 परमानेंट स्लाइड्स आपको बनानी है, एक में आप स्ट्रक्चर देखेंगे और एक में उसका बाइनरी फिजन। परमानेंट स्लाइड्स वो स्लाइड्स होती हैं जिनको हम बहुत फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उनका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइम के बाद यूज़ करें तो वो स्ट्रक्चर सब गायब हो जाए। क्लियर है? और नाउ अब हमको दोनों स्लाइड्स को कंपेयर करना है, चलिए देखते हैं। ओके, तो हमको स्ट्रक्चर देखना है। इस दोनों स्लाइड का देखने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अमीबा को देखना है और हमें बाइनरी फिजन देखना है कि वो कर कैसा रहा है, ठीक है। इसके लिए 2 ही चीज़ें चाहिए, परमानेंट स्लाइड्स ऑफ अमीबा और आपका माइक्रोस्कोप। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, गंदा पानी ले लीजिए, तालाब का पानी ले लीजिए, कहीं का भी पानी ले लीजिए, चलिए प्रोसीजर सेम है जो मैंने ऊपर लिखा। नाउ ऑब्जर्वेशन देखिए, आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा अमीबा दिखेगा, ठीक है, एक स्लाइड में, और इस तरीके से लुक एट दिस लल्ला, लुक एट दिस। यहाँ पर आप स्लाइड में, कुछ स्लाइड्स में आप देखेंगे कि इस तरीके से अमीबा बाइनरी फिजन कर रहा है और फिर यहाँ पे 2 अमीबा अलग हो गए हैं। क्लियर? तो एक अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बड़ा मैच्योर अमीबा दिख रहा है आपको। परमानेंट स्लाइड आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दे रही हूँ। गंदा पानी, आप लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था आपको, आई डोंट नो कि आपने किया कि नहीं किया। गंदा पानी लो, उसको एक ड्रॉप डालो, फिर उसको फैलाओ, उसके बाद उसको हीट फिक्स कर दो। हीट फिक्स से क्या होता है कि जो चल फिर रहा है वो वहीं पर रुक जाएगा। क्लियर है? तो सब स्ट्रक्चर जो है, सब स्टेजेस यहाँ पे रुकी हुई हैं, जो जैसा था वो वैसे ही रह गया। क्लियर है? फिर हमने फिर उसके बाद हीट फिक्स किया, मतलब ऐसे स्लाइड को थोड़ा सा ऐसे कर दो, हल्का सा ऐसे, मान लो आग है ना, तो हल्का सा दूर से ऐसे स्लाइड को किया। फिर उसके बाद थोड़ा स्टेनिंग की, स्टेनिंग करना बहुत ज़रूरी नहीं तो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा नहीं। कलर किया, कलर करने के बाद कवर स्लिप लगाई और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। माइक्रोस्कोप के नीचे आपको 3 प्रकार की चीज़ें दिख सकती हैं। पहली आपको दिखेगा अमीबा का प्रॉपर शेप, ठीक है। जो मैच्योर अमीबा होगा वो देखो स्यूडोपोडिया दिख रहा है, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, सब ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लुक एट दिस, ये देखो इसका, ये देखो स्ट्रक्चर, ठीक है, न्यूक्लियस दिख रहा है, ग्रीन कलर के फूड वैक्यूल दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आपको ये दिखेंगे कि आपका क्या शेप है। दूसरा, कुछ स्लाइड्स में, परमानेंट स्लाइड्स में आपको इस तरीके से अमीबा 2 भागों में कटता हुआ दिखाई देगा। दिस स्ट्रक्चर, ध्यान से बेबीज ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, चलो आ जाओ। ये देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मैम ये क्या होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन? बेटा जी, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब यहाँ से आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, देखो एक सेल जो है ऐसे बीच से दबेगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि ये एक अमीबा है, फिर अमीबा जो है ऐसे धीरे से धंसने लगा और फिर ये जो है बड़े दूर हो गए, ये जस्ट लाइक, और फिर 2 अमीबा अलग हो गए। तो आपको परमानेंट स्लाइड में अमीबा डिवाइड करता हुआ भी और मैच्योर अमीबा आसानी से इस शेप का दिखाई देगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको क्या दिखेगा? सबसे पहले इरेगुलर यूनिसेलुलर बॉडी ऑफ द अमीबा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप दिखेंगे, मतलब उसको 100x में देखेंगे। 100x में तो उतना अच्छा नहीं दिखता, 1000x में देखेंगे, ठीक है। मतलब 1000x तो नहीं, 100x में भी बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। 10x में अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। 50x में भी उतना अच्छा नहीं दिखता, 100x में अच्छा बढ़िया दिखता है। 100x इज द बेस्ट रेजोल्यूशन, तो वहाँ पर आपको अच्छे से दिख सकता है। हाई पावर माइक्रोस्कोप में आप उसका न्यूक्लियस भी देख सकते हैं, उसके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी स्लाइड पे देखो, आप 2-3 परमानेंट स्लाइड बनाओ, समझ रहे हो? आप क्या करो, 2-3 परमानेंट स्लाइड्स
ओके तो अब आप जो है आपके पास जब आप माइक्रोस्कोप में, हालांकि अभी आप नहीं जानते होंगे, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, 10x, 40x, 100x। 10x में उतना अच्छा नहीं दिखता, 40x में थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, 100x में इंटरनल अगर स्ट्रक्चर देखना है तो 100x यूज़ करो और वहाँ पर आपको अमीबा के शेप के अंदर का सब कुछ दिखेगा, ठीक है। और आपको दूसरी कुछ स्लाइड्स में इस प्रकार से अमीबा डिवाइड होता हुआ भी दिखाई देगा, और दूसरे कुछ मतलब 2-3 परमानेंट, यहाँ पे तो 2 बोला है, मैं तो कहती हूँ 2-3 बनाओ, ठीक है। तो आपको बहुत सारी बनानी है और 2 चुननी है परमानेंट स्लाइड, जिसमें आपको एक में शेप देखना है और एक में डिवीजन देखना है। तो इस तरीके से 2 स्लाइड्स, इसके लिए आपको बहुत सारी परमानेंट स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी। ड्रॉप डालो, हीट करो, कलर करो और माइक्रोस्कोप के नीचे 100x के अंदर देखो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बोल रही हूँ, इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा जी? इसका कंक्लूजन ये निकला कि अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है। और ये हमने कैसे प्रूफ किया? ये हमने अंडर द माइक्रोस्कोप उसको देखकर प्रूफ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अ स्टूडेंट नेम साहिल हैविंग 2 परमानेंट स्लाइड, ठीक है, he went to his lab, then he observed the 2 slides of the amoeba from the microscope. Now he surprised, देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, now he surprised then one slide having 1 amoeba but the second slide having 2 amoeba with the central bridge. What this bridge shows and what kind of the things Sahil is going to see. साहिल, अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, साहिल गोइंग टू ऑब्जर्व द बाइनरी fission of amoeba, which shows that this is the reproduction method of the amoeba. By this 2 daughter will formed, ठीक है, 2 daughter colonies will form, या 2 daughter cells will formed of the amoeba. This experiment कंक्लूड दैट अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है। अभी पूरा रिप्रोडक्शन का ये तो करेगा। तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में, लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, क्या सीखा हमने पहले एक्सपेरिमेंट में सीखा कि ईस्ट बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है। दूसरे में हमने सीखा कि राइजोपस स्पोर फॉर्मेशन से करता है। तो ब्रेड के ऊपर जो कॉटनी ग्रोथ विद द ब्लैक डॉट लगा हुआ है वो राइजोपस है, क्लियर है। फिर थर्ड में माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन से हमने सीखा कि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करता है। Now we'll move to the 8.4 एक्टिविटी, ठीक है। कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द लेक और द पॉन्ड, ठीक है। ये भी मैं ऑलरेडी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने करवाए थे तब ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग, बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, आंखों के तारों जी, चांद सितारों जी, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द लेक और द पॉन्ड दैट अपीयर डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस एल्गी। तुम लोग यार तालाब में जाते हो ना, तालाब में देखना काई काई लगे रहती है, उसको उठाओ कैसे बिल 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 होता है, वो वाला पानी आप ले आओ, ठीक है। उसके बाद उसके 2 फिलामेंट्स को स्लाइड में रखो, ठीक है। स्लाइड ग्लास स्लाइड होती है, लैब में जाओ। उसके बाद उसके ऊपर ग्लिसरीन डालो, ठीक है, ग्लिसरीन डालो और उसके ऊपर कवर स्लिप डालो। कवर स्लिप के ऊपर ग्लिसरीन क्यों रहता है? ग्लिसरीन रिजोल्यूशन को अच्छा कर देता है। जब भी हम किसी भी स्लाइड के ऊपर, लल्ला ध्यान से सुनेगा बच्चों, बहुत ही आसान सी ये एक्टिविटी के लिए तुम परेशान हो रहे थे, इसके क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। उसके बाद मैम एक्टिविटी क्यों इतना बिलबिलाते हो यार? ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ ना, ये हर क्वेश्चन में करा चुकी हूँ। उसके बाद भी तुम्हें बोलना शिप्रा मैम नहीं कर, हर कुछ करा चुकी हूँ बेटा। कितना मेरे प्राण लोगे, सब हो चुका है हमारा, है ना। सो अब अपन को क्या करना है कि एक स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर ग्लिसरीन डालना है, ग्लिसरीन से रिजोल्यूशन पावर अच्छा हो जाता है। उसके ऊपर कवर स्लिप डालनी है। जब भी हम कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो 100x पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। 100x जो होता है ये सबसे अच्छा रेजोल्यूशन होता है, बढ़िया रेजोल्यूशन देता है, ठीक है। 1000 नहीं 100 है, ओके। और उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे देखो आपको क्या दिख रहा है, तो बेटा जी हमें उसमें स्पायरोगायरा दिख रहा है। आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें स्पायरोगायरा दिखा, तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि स्पायरोगायरा एक एल्गी है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं मैम जी? हम ये बोलते हैं कि स्पायरोगायरा एक एल्गी है जो गंदे पानी में ग्रो करता है, ठीक है, मतलब जो पानी में ग्रो करता है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या तालाब के पानी में एल्गी था, तो अगर था तो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। तो क्या चाहिए हमको? एक फिलामेंट वाला पानी चाहिए, ग्लास स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, नीडल चाहिए, जिससे आप जो है अपना फिलामेंट जो है स्लाइड पर डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? ठीक है, कुछ नहीं, नीडल से डालो, उसको थोड़ा सा फैला दो, उसके ऊपर ग्लिसरीन डालो, कवर स्लिप डालो और देखो, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप देखना है 100x में, ठीक है। क्या दिखा मैम? मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आई एम हैविंग दिस। मैं भैया जी बिना इमेज के बायोलॉजी में बात नहीं होनी है अपनी, आज पैसा जाएगा लग रहा है यार, ठीक है, खजली हो रही है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको ऐसा फिलामेंटस एल्गी दिखेगा। नाउ लिसन टू मी, याद है आप लोगों को इसी प्रकार का डायग्राम हम स्पायरोगायरा का बनाते हैं,
ये देखो ऐसा फिलामेंट बनाते हैं, वाह मैम वाह मैम, कितना बुरा बनाया है आपने। फिर उसके बाद ये देखो इस प्रकार से स्पाइरल क्लोरोफिल्स बनाते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सॉरी, ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्लोरोप्लास्ट बना रहे हैं, ये देखो। और बीच बीच में क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, बीच बीच में क्या बनाते हैं बेटा जी, न्यूक्लियस बनाते हैं। तो स्पाइरल शेप का ही दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोस्कोप में इस प्रकार से स्पाइरल नेचर का आपको दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस दिस स्पाइरल्स जो हो रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बनाऊंगी मैं, यहाँ पे भी बनाऊंगी। सो ये हुआ स्पाइरल, लुक एट दिस, इजंट इट सो ब्यूटीफुल, ठीक है। ये स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट इसमें अरेंज हैं, ठीक है, ये देखो इस तरीका और न्यूक्लियस बीच बीच में। तो ये है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये देखो इस तरीके से अरेंज होते हैं इसमें, ठीक है। ये इसका मतलब क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर आपको आसानी से दिखाई देगा। लुक एट दिस, सेप्टम दिखाई दे रहा है आपको, लुक एट दिस, अरे यार ये सेप्टम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। तो इस तरीके से आपको पॉन्ड वाटर में स्पाइरल शेप की अगर चीज़ दिख रही है तो आपके तालाब के पानी में स्पाइरोगायरा एल्गी ग्रो हो चुका है, ठीक है। और बेटा जी नन्हो जी मुन्नो जी मेरे आंखों के तारो जी, चांद सितारो जी, पानी गड़बड़ हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जल्दी से पॉन्ड को साफ कराने की ज़रूरत है, अगर अदरवाइज ये स्पाइरोगायरा सारा ऑक्सीजन ले लेगा और आपके नीचे जो मछलियां हैं वो मर जाएंगी, ठीक है। तो बीओडी जो होता है ये गड़बड़ कर देता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्लियर है। तो क्या देखा आपने, हमने ये देखा कि स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स लॉन्ग इलोंगेटेड अनब्रांच्ड, दे आर ग्रीन इन कलर, दिखा आपको, ठीक है। उसके बाद द लेंथ ऑफ द सेल इज मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, आपने देखा कि चौड़ाई इतनी है पर लंबाई ससुर का नाती इतनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, एक के ऊपर एक, ये दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, टूटते जाएंगे, नए नए और बनते जाएंगे, ठीक है। और ये यूनाइटेड होते हैं एंड टू एंड, लुक एट दिस बच्चों, लुक एट दिस, ओके। ये देखो ये एक हो गया, ये दो हो गए, यूनाइट होते हैं एंड टू एंड, और यूनाइट होते हैं साथ साथ चलते हैं, मैं कोई नहीं पता चलेगा कौन किसका पप्पा है कौन किसका बच्चा है, बस साथ साथ चलते रहेंगे, टूटते जाएंगे, नए नए बनते जाएंगे, क्लियर है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्पाइरोगायरा शो, बेटा कौन सा, फ्रैगमेंटेशन। अब फिर वही आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्या फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन एक है, नहीं। फ्रैगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोज बाय द स्पाइरोगायरा in which the long filamentous algae get broken down and developed into the new Spirogyra. Now if we talk about the planaria जो होता है ये फ्रैगमेंटेशन और बडिंग दोनों से रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। पर इसी में हम रीजन जैसे रिप्रोडक्शन का मतलब था खुद नया प्रोडक्शन कर देना, तो रीजनरेशन जो है ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम नया पार्ट रीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है। रीजनरेशन जो होता है ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट होता है, तो रीजनरेशन का मतलब ये होता है इट इज एग्जैक्टली नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, पर हम इसको रिप्रोडक्शन में इसलिए लगता है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको किसी स्पेसिफिक प्लेन से काटा जाए तो वो नए बन जाते हैं, जैसे प्लेनेरिया। पर प्लेनेरिया जो है वो बडिंग से भी रिप्रोडक्शन शो करता है, तो वो एग्जैक्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रीजनरेशन से वो अपना लॉस्ट पार्ट ग्रो करता है, तो रीजनरेशन इज द मेथड ऑफ डिफेंस, फ्रैगमेंटेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लियर है। रीजनरेशन इज द मेथड ऑफ डिफेंस इन विच द ऑर्गेनिज्म रीग्रोज इट्स लॉस्ट पार्ट, क्लियर है। हम इसको रिप्रोडक्शन में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्लेनेरिया जैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को नया बना लेते हैं इस प्रोसेस से, क्लियर है। आ जाइए, देयर इज अ स्पाइरल रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट जो कि मैंने आपको बताया, और ईच यूनी न्यूक्लिएट सेल, ठीक है, हर फिलामेंट के पास एक न्यूक्लियस दिखाई देगा, ठीक है। इसमें सेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देगा। बताओ इस स्पाइरोगायरा में, लुक एट दिस, ठीक है। तो मान लो ये एक एक स्पाइरोगायरा है, इसके पास ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, स्पाइरल शेप के क्लोरोप्लास्ट। अब मुझे बताओ कि इस फिलामेंटस शेप की एल्गी में हाथ पैर घोड़ा पालकी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है मैम, क्योंकि इसीलिए तो कह रहे हैं नो डिफरेंशिएशन। और एल्गी में वैसे नहीं होता, एल्गी थैलस बॉडी होती, थैले जैसी, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ कान है कहाँ हाथ, होता ही नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब ये है बेटा जी कि पॉन्ड वाटर में जो एल्गी हमें दिख रहा है, अगर वो फिलामेंटस शेप का है, उसमें स्पाइरल शेप की चीजें दिख रही हैं, तो वो स्पाइरोगायरा है, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है स्पाइरोगायरा है, और बिल्कुल लंबा लंबा चला जा रहा है, चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है, वो स्पाइरोगायरा है। कंक्लूजन समझ में आया? एक्टिविटी 8.5 फटाफट करेंगे बिकॉज एग्जाम आने वाले हैं, हमें कम समय पे ज्यादा चीजों को गेन करना है। टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नॉचेस बी सीन? यस यस यस। कोई भी आलू जो है
वो एकदम चिकना जो है छरहरा नहीं हो सकता। आलू जो एंडर बेंडर होता है, लोग कहते हैं ना खा खा के अदरक हो जा रहा है, ऐसे खा खा के आलू भी हो जाता है, ठीक है। कट द पोटैटो इनटू द स्मॉल पीसेस सच दैट द सम पीसेस कंटेन द नॉच और द बड, सम डू नॉट। तो ऐसे जगह ऐसे काटो, ठीक है, स्मॉल पीसेस में काटो कि किसी में क्या आए आपके पास, किसी में नॉच आए और किसी में ना आए, ठीक है, क्योंकि पूरे कद्दू में जो है, पूरे आलू में जो है नॉच नहीं होता। समझ रहे हो मेरी? अब कैसे करेंगे मैम, ये नॉच क्या होता है? इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक छोटू सा आलू लेके आई हूँ, ठीक है। नाउ लुक एट दिस आलू बेटा, बेटा बेटा बेटा, क्या ये आलू आपको स्मूथ दिख रहा है? नहीं, ये हुआ नॉच, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको पोटैटो लेना है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। अब इसको मैं छोटे पीसेस में कट करके दिखाती हूँ, जिसमें ये बोल रहा है कि किसी में नॉच आएगा और किसी में नॉच नहीं आएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस, मेरा हाथ ही ना कट जाए आलू काटते समय, ठीक। तो ये देखो, ये मैंने 2 पीस काटे जिसमें इसमें कोई नॉच नहीं आ रहा है, पर इसमें मुझे एक छोटा सा नॉच, एक धसा हुआ पार्ट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें, ठीक है। अब मेरे पास ट्रे नहीं, इतनी व्यवस्था है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना। स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट, ठीक है। उसके बाद एक कॉटन लो, ठीक है, उसको बिछाओ और उसके बाद जो है इसको रख दो। तो एक ये अपन को कॉटन ट्रे में डाल देना है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है बेटा, एक हमें लेना है, क्या, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों जी। फिर हमें एक ट्रे लेनी है, वही कटे हुए आलूओं को, उसके ऊपर कॉटन के ऊपर पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद पोटैटो को पीसेस को उसमें रख देना है, ठीक है। उसके बाद ओके, नाउ अब ध्यान से सुनना, ठीक। ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। मेक श्योर कि वो कॉटन जो है वो मॉइस्ट रहना चाहिए। विच ऑफ द पोटैटो पीसेस गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन रूट एंड शूट? बताइए मुझे, किसके पास होगा? जिसके पास नॉच होगी, आपको पता ही है। वो कौन सा रिप्रोडक्शन है एवरीबॉडी, कौन सा रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यार। नॉच के पास क्या होती है? बर्ड्स। बर्ड के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रूट और शूट को डेवलप कर सके। क्लियर है इतनी बात भैया? जो बर्ड है ना, बर्ड जो धसा हुआ पार्ट है, इसके पास होते हैं बर्ड्स। जो आपका नॉच होता है धसा हुआ पार्ट, इसके पास होते हैं बर्ड्स। बर्ड्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रूट और शूट को ग्रो कर सके, ठीक है। ऑब्जेक्ट, स्टडी द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटो, कॉटन और वाटर इसके लिए चाहिए, ठीक। ऑब्जर्वेशन, हम ये देखते हैं कि जहां पर पोटैटो का धसा हुआ हिस्सा है, क्लियर है इतनी बात? ध्यान से देखो, हमने ये देखा कि पोटैटो का जो धसा हुआ हिस्सा है, यहां से रूट और शूट डेवलप होने लगी, ठीक है। इस यहां से ऊपर से क्या जाने लगा? शूट जाने लगा, नीचे से रूट आने लगी। एग्जैक्टली पोटैटो है क्या चीज बेटा? एग्जैक्टली पोटैटो एक मॉडिफाइड शूट है। समझ में आई बात? मॉडिफाइड स्टेम है ये। तो यहाँ जो ये आपको आई दिख रही है ना, यहीं से नीचे से रूट उगने लगेगी और ऊपर से शूट उगने लगेगा। और धीरे धीरे अगर यही जमीन में होता तो यही बहुत सारे आलू बनाना शुरू कर देता नीचे नीचे। क्लियर है इतनी बात? समझ में आई आपको? नेक्स्ट, समझ में आई बात? तो लेटर ऑन जो है आईज ऑफ पोटैटो के साथ जो है छोटे छोटे जहां नॉच होते हैं वहां से रूट बनने लगेगी, ठीक है। और यहां से रूट और शूट, पहले शूट ऊपर से हरी हरी, जो हरे हरे बर्ड्स नहीं निकलने लगते यार, तो अगर उनको थोड़ी देर मॉइस्ट कर दोगे ना तो उगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द पीसेस विदाउट द आई फेल टू स्प्राउट क्लियरली इंडिकेट दैट द पोटैटो रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली फ्रॉम द स्टेम, ठीक है। तो मतलब ये याद रखना है आपको बेटा जी कि जिन पोटैटो के पास, वेयर इज द इमेज यार, इमेज में लाई थी पर ठीक है, जिन पोटैटो के पास आई नहीं होगी, ठीक है, जिन पोटैटो के पास आई नहीं होगी वो ग्रो नहीं कर सकते। जिन पोटैटो के पास आई होगी वहां पर वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स तुरंत ग्रो होती हैं, नीचे रूट बना लेती है, ऊपर शूट बना लेती है, ठीक है। ये शूट, अच्छा, यही आलू फिर जो है बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता बहुत सारे आलू बना लेता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता लगता है कि आलू जो कि एक स्टेम है वो भी ग्रो कर सकता है। नॉर्मली स्टेम जो है वो ग्रो नहीं करते, रूट जो है वो बेसिकली जो है, अगर मैं बोलूँ कि आपका सब्जियां कहाँ उगती हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूँ सब्जी किससे उगती है, सब्जी सीड से उगती है। फ्रूट कैसे उगता है, फ्रूट सीड से होता है। पर आलू को हमने ससुरी आई वाले आलू को पानी दे दिया तो शूट और रूट बनाने लगा। मतलब जो आलू है उससे नया प्लांट बन सकता है, और आलू एक स्टेम है तो स्टेम से नया प्लांट बन रहा है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सीड के अलावा किसी पार्ट से नया प्लांट बन रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सो आलू जो होता है, द पोटैटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स एंड द न्यू आलूज, which proves that the aloo is a vegetative propagule which produces new alus, and this type of reproduction called as vegetative propagation. क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है।
तो क्या लिया, पोटैटो लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या देखा, स्मूथ और डिप्रेशन देखा, उसके स्मॉल पीसेस में काटे, नॉच वाला और बिना नॉच वाला। उसके बाद कॉटन में रखा, वेट किया। उसके बाद हमने बर्ड्स देखी, देखो ध्यान से क्या हुआ, ठीक है। इन अ डायरी नोट द पोजीशन वेयर द पीसेस विद द नॉचेस बर्ड्स इज प्लेस्ड, मतलब वहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पे बर्ड्स हैं, धंसा हुआ पार्ट है, क्लियर है। उसके बाद हम उसमें चेंजेस देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी धंसा हुआ पार्ट था वहाँ पर इस तरीके से रूट और शूट आपको ग्रो करना दिखाई देने लगेंगी। आइज हमको ये बताती है कि वहाँ बर्ड है, बर्ड से नई चीज़ें बनती हैं। जैसे मान लो ये लीफ है तो लीफ में यहाँ बर्ड होती है, जिससे नई लीफ आती है, यहाँ पे बर्ड होती है, नई लीफ आती है। तो ऐसे ही जो आलू था उसके इसे धसे हुए हिस्से में बर्ड थी, जिससे नया रूट और शूट बना, ठीक है। डन हो गया। Now this is the activity, this is the second last activity of this chapter which is the 8.6. तो 8.5 में आपने क्या सीखा कि आलू shows the vegetative propagation and vegetative propagule is the stem, ठीक है। तो पहला क्या है, भूल गई हूँ मैं, पर एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्या था यार, पहला था ईस्ट, दूसरा था राइजोपस, तीसरा था अमीबा, है अमीबा था ना, फिर था एल्गीस, ठीक है। फिर उसके बाद था 5 हो गए, 4 हो गया, फिर 5वां था आलू, और छठा क्या है वो देखते हैं, ठीक। सिलेक्ट अ मनी प्लांट, ठीक है, सिलेक्ट अ मनी प्लांट, कट सम पीसेस, ठीक है, मतलब कम से कम एक लीफ तो उनके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन 2 लीव्स, ठीक है। डिप वन एंड ऑफ द पीसेस इन द वाटर, ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विच वन ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स, कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब आपको एक ऐसा मनी प्लांट पानी में लगाना जिसमें लीफ थी, और एक ऐसा मनी प्लांट का डंडा लगाना जिसमें लीफ नहीं थी। हमको ये शो करना है कि मनी प्लांट को उगाने के लिए हमें सीड की ज़रूरत नहीं है, मनी प्लांट वेजिटेटिवली ग्रो हो सकता है, क्लियर है। क्या चाहिए, बीकर चाहिए, पानी चाहिए, मनी प्लांट चाहिए, ठीक है। आइए तो मनी प्लांट पहले सिलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद उसको पीसेस में काटिए, ऐसा काटिएगा कम से कम एक पीस में एक लीफ हो, ठीक है। उसके बाद ऐसा काटिए कि 2 लीव्स के बीच में काट दीजिए, ठीक है, बिटवीन 2 लीव्स, मतलब एक लीफ यहाँ है, एक लीफ यहाँ है, तो यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पे लीफ नहीं आई, ठीक। अब आइए उनको देखते हैं। इंटरनोडल पोर्शन कैन नॉट प्रोड्यूस शूट, मनी प्लांट कैन बी इजिली ग्रोन इन द वाटर बॉटल फ्रॉम द स्टेम कटिंग, बाय दिस स्टेम कटिंग इज मस्ट हैव अ नोड। क्या मतलब होता है इसका, ये समझ। चलो तो अब आपको मैं बताती हूँ, मतलब आप समझे क्या करना है हमको। आ जाओ बताती हूँ मैं कैसे करना है अपने को। जैसे ये मान लो एक जो है अपना मनी प्लांट का स्टेम है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लीफ लगी हुई है मनी प्लांट की, यहाँ पर एक लीफ लगी हुई है मनी प्लांट की, थोड़ा अजीब बनेगी पर ठीक है, ओके। और यहाँ पर लगी हुई है मनी प्लांट की लीफ। तो यहाँ से पहले एक कट लगाओ और फिर यहाँ से कट लगाओ, ठीक है। यहाँ से कट लगाओगे तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये वाला स्टेम कुछ ऐसा बनेगा, यही बनेगा। फिर इन दोनों को पानी में डुबो दो। पानी में डुबोने के बाद आप देखो इनको कुछ दिन तक कि कौन सा स्टेम जो है वो ग्रो हो रहा है। तो आपको पता है ये वाला जो स्टेम है ये ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, इसमें लीव्स बनेंगी। और ये वाला जो स्टेम जिसको आप पानी में डुबोगे, ये वाला, ये सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कि ऐसा क्यों हुआ मैम? देखो जब भी हम बात करते हैं स्टेम, ध्यान से सुनोगे बेटा, ध्यान से सुनो, इधर देखो। जब भी हम बात करते हैं स्टेम की इस तरीके की, ये तो यहाँ पर कुछ हिस्से होते हैं, देखो देखो देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज नोड्स। ये क्या कहलाते हैं? नोड्स। नोड्स जो होता है ये सेल डिवीजन बहुत फास्ट करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। और इसी की वजह से फ्लावर बनती हैं, इसी की वजह से फ्रूट भी बनता है आपके प्लांट में, और इसी की वजह से आपके प्लांट में लीफ बनती है। तो नई लीफ तब आएगी जब लीफ के नीचे लगा हुआ आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? नोड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर तो कोई नोड ही नहीं है, नोड नहीं होगा तो सेल डिवीजन कैसे होगा? सेल डिवीजन नहीं होगा तो भैया नई लीव्स कैसे बनेंगी? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो नोड्स होना किसी भी प्लांट में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कभी मनी प्लांट का, जैसे ये है, इसमें लीव्स ग्रो हो सकती है क्योंकि इनमें लीफ लगी है, तो यहाँ पे इंटरनोड प्रेजेंट होगा, नोड्स प्रेजेंट हो गए, सॉरी, तो यहाँ सेल डिवीजन होगा, नई लीव्स आ सकती है। नो नोड, नो सेल डिवीजन, नो न्यू ग्रोथ। क्लियर है? तो ये हमको क्या बताता है? ये हमको ये बताता है कि नोड्स इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन। By the presence of leaf contain node which is देखो ये इसी नोड से ना अटैच होती है आपकी लीफ, इसी नोड से लीफ स्टेम से अटैच होती है और ये रैपिड सेल डिवीजन शो करती है। मनी प्लांट की ग्रोथ होने के लिए क्या आपको कोई सीड लगाना पड़ा? नहीं मैम, नहीं लगाना पड़ा। हमने सिर्फ एक मनी प्लांट का एक छोटू सा डंडा लिया जिसमें एक लीफ लगी थी और वो डिवाइड करते गए और नया मनी प्लांट बढ़ता गया।
ठीक है, जो हमको ये शो करता है कि मैनी प्लांट भी वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है, सिर्फ जब भी आप पानी में डुबो रहे हो वहां पे एक लीफ होनी चाहिए। क्लियर है? आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रोसीजर क्लियर हुआ? ओके, तो कंक्लूजन क्या निकला इसका यार? कंक्लूजन ये निकला कि मनी प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है। बस क्या होना चाहिए? आपकी लीफ प्रेजेंट होनी चाहिए, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि नोड्स ही नहीं होंगे तो सेल डिवीजन ही नहीं होगा। तो दो कंक्लूजन निकले इससे मेरे हिसाब से। एक कंक्लूजन ये निकला, जैसे ये एक आ सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन, मोहन प्लांट्स 2 मनी प्लांट, ठीक है, इन हिज फार्म, one money plant having leaf, second money plant do not have leaf. After some time Mohan has observed that the money plant having leaf start growing, but the money plant do not have leaf. they showing क्या कह सकते हैं इसको, कहते हैं नो ग्रोथ। ठीक है, it shows no growth. What is the reason behind it? Reason behind it, ma'am, is that because leaf contain node which shows the cell repeat cell division so that the new leaves can arrive. The stem without leaf do not have any nodes, which indicates that the without the node हम रैपिड सेल डिवीजन नहीं करेंगे तो नई लीव्स कैसे आएंगी? तो ग्रोथ के लिए नोड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। ये याद रखना कि नोड का कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है, और इससे हमें ये कंक्लूड हुआ कि मनी प्लांट को लगाने के लिए सीड की ज़रूरत नहीं है। मनी प्लांट कैन ग्रो विदाउट सीड। This is the last activity of the how do organism reproduce. Now listen to me very carefully. क्या बोल रही हूँ मैं? Soak few seeds of the Bengal gram and keep them overnight. चना यार, चना लगाओ मत, उसको भिगाओ, रात भर के लिए छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद एक्सेस जो है उसका पानी निकाल दो। ठीक है, और उसके बाद उसे गीले कपड़े में रख दो। अंकुरित करना है यार। अपन कितने कॉमनली रोज अंकुरित खाते हैं। मम्मी बोलती प्रोटीन खाओ, अंकुरित खाओ, तभी सही लगोगे। ठीक है, सही होगा। तो भैया क्या करना है बेटा जी? आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना ये है कि बंगाल ग्राम लेना है। बंगाल ग्राम से आपको करना ये है कि उसको वेट क्लॉथ में रख देना है। ठीक है, वेट क्लॉथ में रखने के बाद कुछ एक आध दिन तक रखने दो। ठीक है, उसके बाद जो है ओपन करो और सीड के डिफरेंट पार्ट को देखो। फिगर 8.9 देख रही हूँ, और आपको इसके सारे पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। मटेरियल क्या चाहिए? बंगाल ग्राम, पानी और टिश्यू पेपर। ऑब्जेक्ट क्या है? आपको वेट सीड के डिफरेंट पार्ट को देखना है। क्लियर है? आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। वेयर इज द इमेज यार? दिस इज द इमेज, दिस इज द बंगाल ग्राम। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्या करना है। ऑब्जर्वेशन, जब हम बंगाल ग्राम चने का ब्राउन कोट हटा देते हैं, जब हम चने का ब्राउन कोट हटा देते हैं तो उससे येलो से दो चीज़ें बाहर आती हैं। बना लूँ क्या यार? ठीक है मैम, जब हमने हटाया था तो सीड हमको ऐसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। कलर करें क्या इसको यार? बच्चों क्या कहते हो तुम? हाईलाइट करें क्या इसको? अरे यार ये तो हाईलाइट है, नहीं हो रही है। कौन सा कलर सेलेक्ट करूं? ब्राउन करती हूँ। नो, इट इज़ नॉट हाईलाइटिंग। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। ठीक, तो ये है बंगाल ग्राम। जब आपने इसको खोला तो इसमें आपको क्या दिखाई? ठीक, इसमें ये जो चीज़ आप मोटा मोटा खोल रहे हैं ये है बेटा कॉटिलिडन। ये क्या है? कॉटिलिडन। क्या होता है मैम ये कॉटिलिडन? जब भी कोई सीड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब भी कोई सीड हम बीज से ऐसा फाड़ते हैं, जब भी कोई सीड हम बीज से ऐसा फाड़ते हैं तो ये जो मोटे मोटे से दो चीज़ें दिखाई दे रही है, और ये 2, 1, इसको हम कहते हैं कॉटिलिडन। काम क्या है कॉटिलिडन का? कॉटिलिडन का काम ये होता है कि ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कॉटिलिडन का काम क्या है? कॉटिलिडन का काम ये है कि ये जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जर्मिनेशन में क्या हेल्प करता है बेटा? इसमें ना स्टोर्ड न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? स्टोर्ड न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसमें भर भर के न्यूट्रिशन होता है। क्लियर? भर भर के न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो आपको वाइट कलर का मैंने बनाया, लुक एट दिस, ये इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्लियर है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इससे हमेशा जनरेट होता है शूट। ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ रिप्रोडक्शन में। इससे जनरेट होता है शूट, और हमेशा नीचे वाले पार्ट से जनरेट होता है रूट। यहाँ से जनरेट होता है रूट। जहाँ से शूट जनरेट होता है इसको हम कहते हैं बेटा जी प्ल्यूम्यूल। ठीक है, और नीचे जहाँ से शूट जनरेट होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकुलस है तो रेडिकल से रूट जनरेट होता है, रेडिकल से रूट।
तो बीच में जो एम्ब्रियो पड़ा हुआ है इसका काम है तुझे जर्मिनेट होकर बड़ा फ्यूचर प्लांट बनना है और नीचे वाले का रूट बनना है, पर इसको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन देने का इस सीड का काम होता है जिसको हम कॉटिलिडन कहते हैं। तो जब आप बंगाल ग्राम को ऐसे बीच से फाड़ते हैं, उसका सीड कोट निकालते हैं, तो मोटे मोटे जो पार्ट है वो है कॉटिलिडन, सेंटर का जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और जो छेद होता है आपने देखा होगा छेद होता है उसको माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, जिससे हवा जाती है, जिससे एयर सड़ता नहीं है सीड। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ब्राउन सीड कोट रिमूव करने पर 2 कॉटिलिडन दिखाई दिए जो कि मैंने बताया, बीच का सेंटर एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई दिया, ऊपर वाले पार्ट को प्लीम्यूल कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को सीड कहते हैं। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आएगा, पर ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। किस फॉर्म में? क्वेश्चन के फॉर्म में, कि भैया फलाने नाम का आदमी जो है वो ऐसा कर रहा था, तो उसको क्या क्या दिखेगा। ठीक है, सीड को रिमूव करने पर आपको क्या क्या दिखाई दिया? ये दिखाई देगा। देखो, ये कॉटिलिडन हुआ, ऊपर वाला प्लीम्यूल, नीचे वाला रेडिकल, जिससे रूट और शूट रिस्पेक्टिवली बनेंगे, शूट और रूट रिस्पेक्टिवली बनेंगे। क्लियर हुआ? सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने बडिंग पढ़ा, जिसमें हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा, जिसमें हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, जिसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ किसका पढ़ा, दैट किसका, चने का, मनी प्लांट का और आलू का पढ़ा, और हमने जो है सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा आपके एंजियोस्पर्म से। मैम ह्यूमन का क्यों नहीं था एक्टिविटी? बेटा ह्यूमन पे एक्टिविटी अपन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना, 9 महीने प्रेगनेंसी थोड़ी देखते रहेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की एक्टिविटी विद वेरी 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 फास्ट मैनर। ध्यान से देख लो, एक बार देख लोगे सब समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड एम। ठीक है, आपके सपने और आपके उद्देश्य में, आपके लक्ष्य में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही डिफरेंस होता है। ड्रीम जो है उसमें कुछ नहीं है, आपको जो है दनादन खर्राटे मार मार के सोना है, पर एम्स जो होता है वो आपके स्लीपलेस एफर्ट है। स्लीप फॉर द ड्रीम्स एंड वेक अप फॉर द एम। ठीक है, याद रखिए, समझ में आ गई बात? क्या बोला मैंने? आप सोइए सपने देखने के लिए, पर हमेशा जागिए अपने एम को पाने के लिए। ठीक है, तो सपने देखने के लिए आपको ढंग से सोना होता है, पर जो है सपने को, मतलब जो भी आपका एम है उसको अचीव करने के लिए आपको जागना होता है। तो आप जागिए अपना एम पाने के लिए और सोइए ड्रीम देखने के लिए। ठीक है, क्या समझे आप कि भैया दोनों चीज़ बहुत एसेंशियल पार्ट है आपके लाइफ के, सोना भी और आपके एम को पाना भी। आपकी टर्म 2 की तैयारी बहुत भरसक धुरंधर शानदार तरीके से करवाऊंगी, डोंट वरी। इस वीडियो को जो है आप दूसरों को बताइए, एक्टिविटी इतने जल्दी इतने अच्छे तरीके से किसी ने नहीं बताई होगी। ध्यान से देखिए, लर्न करिए, कुछ नहीं समझ में आया मुझसे पूछिए, मैं हूं ना। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।